अब ये चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लास्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल की। न्यूरल कंट्रोल फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। और एंडोक्राइन जो कंट्रोल होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, वो स्लो होता है बट लॉन्ग लिव्ड होता है। स्लो इसीलिए क्योंकि हॉर्मोन्स हैं वो ऐड करने में टाइम दिखाते हैं। जैसे मूड है, मूड हार्मोन की वजह से चेंज होते रहते हैं। जैसे एंड्रोजन्स का ही ले लो, तो वो ऐड करने में टाइम लगाते हैं, प्यूबर्टी तक आके एक्ट करते हैं बट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहते हैं। बट न्यूरल कंट्रोल शॉर्ट लिव्ड होते हैं बट फास्ट होते हैं। जैसे न्यूरल कनेक्शन से जितने भी हमारे जो हम न्यूरॉन्स पढ़ते हैं वो सब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होते हैं, फास्ट होते हैं। अब रीज़न क्या था केमिकल कोऑर्डिनेशन का? हमारे पास न्यूरल कोऑर्डिनेशन था ही, तो नर्व फाइबर्स पूरी बॉडी में हर जगह नहीं होते, इसीलिए हमें एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन nerve fibers do not innervate all the cells of the body. So neural system and endocrine system control physiology of human body. Human physiology पे न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का कोऑर्डिनेटेड पार्ट रहता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? द ग्लैंड्स विच रिलीजेस हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हैंस दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। जितने भी डक्टलेस ग्लैंड, हमें इसकी डेफिनेशन याद है ना, ये वाली याद है ना, कि ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं क्योंकि इनके पास कोई डक्ट नहीं होती। जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, उनकी डक्ट्स हमारे माउथ में आके खुलती है बक्कल कैविटी में, और वो अपनी सिक्रीशन फिर बक्कल कैविटी में डालते हैं। तो इनके पास डक्ट्स हैं ना सलाइवरी ग्लैंड्स के पास, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं हुए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हुए। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बाद डक्ट नहीं होती। अब हार्मोन की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, इंटरसेल्युलर मैसेंजर हैं, और दे आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स, और प्राइमरी मैसेंजर्स भी हैं। ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट इसीलिए क्योंकि अगर ये न्यूट्रिएंट होते तो जब बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहे होते तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही कंज्यूम हो जाते और फिर हमारा कोई एक्शन नहीं मिल पाता। ठीक है, अगर जैसे जा रहे थे तो ब्लड में जा रहे थे तो सेल, ब्लड सेल्स ही पकड़ के खा जाते हैं इसको, न्यूट्रेंट होता तो। ठीक है, और ट्रेस अमाउंट में इसीलिए क्योंकि इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि कंज्यूम हो नहीं रहा, जितना छोड़ो उतना का उतना जा रहा है। इसीलिए हमें ट्रेस अमाउंट में चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रहती, वैसे ये भी। और इंटरसेलुलर मैसेंजर भी है, एक ऑर्गन से लेकर दूसरे ऑर्गन तक जा रहा है तो इंटरसेलुलर ही हुआ ना। और प्राइमरी मैसेंजर है ये। ठीक है, प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन रहता है। सेकेंडरी मैसेंजर हम देखेंगे कि जब हम हार्मोन भेजते हैं, तो जैसे किसी सेल के ऊपर ऐड करना था उस हार्मोन को, तो अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो वो सेल मेम्ब्रेन को पार कर जाएगा और न्यूक्लियस पे पहुंच जाएगा। फिर न्यूक्लियस पे जाकर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंजाइम फॉर्मेशन होगा। फिर वो एंजाइम जो है वो हमारे लिए सूटेबल जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म करेगा। ठीक है, बट अगर जो हमारा हार्मोन था वो प्रोटीन सॉल्युबल था तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा और उसके रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन पर ही रहेंगे, जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करने पड़ेंगे जो फर्दर सेल मेम्ब्रेन से लेके अंदर जो रिसेप्टर हैं वहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे। और जो सेकेंडरी मैसेंजर हैं वो हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ 3 दे रखे हैं, साइक्लिक एएमपी, IP3 और कैल्शियम+2 आयंस। तो इसे याद रखने का सीक्वेंस क्या है? CAMP, कैल्शियम+2 और IP3। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं इस चैप्टर में जितने भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थाइमस, थायराइड वगैरह जितने भी इसमें हैं वो सारे ऑर्गेनाइज ग्लैंड्स हैं। और नॉन ऑर्गेनाइज ग्लैंड्स वो हैं जो हमने अभी तक पिछले चैप्टर्स में डिस्कस करे हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक हॉर्मोन्स है जो जो हमारे गट में रिलीज़ होते हैं, जैसे कि सिक्रीटिन और CCK। सिक्रीटिन किस पे ऐड करता है? सिक्रीटिन पैनक्रियास पे ऐड करता है, ना कि गैस्ट्रिन सेल्स पे ऐड करता है। सिक्रीटिन पैनक्रियास पे ऐड करके उसके सिक्रीशन को बढ़ाता है, ना कि सिक्रीटिन गैस्ट्रिन पर ऐड करके उसको सप्रेस करता है। सिक्रीटिन पैनक्रियास पे ऐड करता है और बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। CCK कोलेसिस्टोकाइनिन ये लीवर पर भी ऐड करता है और पैनक्रियास पे, लीवर और पैनक्रियास दोनों पे ऐड करता है। ठीक है, और ये एक्सोकाइन पैनक्रियास पे ऐड करता है जो कि फर्दर बेसिक एंजाइम्स रिलीज़ करता है अपने। ठीक है, और गैस्ट्रिन तो है ही हमारे गैस्ट्रिक हार्मोन्स में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स HCl और पेप्सिनोजन रिलीज़ करता है। अब सिक्रीटिन और गैस्ट्रिन एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। सिक्रीटिन गैस्ट्रिन को सप्रेस करता है ना, तो मतलब गैस्ट्रिन क्या करता होगा? HCl रिलीज़ करता होगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता होगा, बट सिक्रीटिन का काम क्या है? बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना। अब गैस्ट्रिन अगर HCl दे रहा है तो साथ में पेप्सिनोजन भी देगा, क्योंकि पेप्सिनोजन एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट रहता है। अब JG सेल्स ऑफ किडनी है,
तो ये एरिथ्रोपोइटिन है, एरिथ्रोपोइसिस करते हैं। और ये भी कैसे, जैसे हमें पढ़ा था ना एरिथ्रोपोइटिन ऑर्गन कौन कौन से हैं, लीवर और किडनी। तो एल कैसे याद रखा था, तो लीवर और किडनी दोनों एरिथ्रोपोइसिस करते हैं। अब एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर जो है हार्ट से रिलीज होता है, वॉल्स ऑफ हार्ट से, रास मैकेनिज्म में यूज़ होता है। ठीक है। अब रास मैकेनिज्म में एडीएच भी है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि रिलीज़ होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जो कि डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन में है हाइपोथैलेमस के साथ। ठीक है। तो एडीएच क्या करते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाएगा। तो एएनएफ का काम क्या होगा, एएनएफ का काम क्या होगा, बीपी कम करना। ठीक है। रास मैकेनिज्म कब एक्टिवेट होता है, जब हमारा बीपी कम हो जाता है। और रास मैकेनिज्म क्या करता है, बीपी बढ़ाने की कोशिश करता है। और ये जो एएनएफ है ये स्विच ऑफ रास है, रास मैकेनिज्म है, क्योंकि रास मैकेनिज्म ने बीपी बढ़ा दिया, अगर लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये स्विच ऑफ रास कर देगा और बीपी कम कर देगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइज एंडोग्लैंड्स और नॉन ऑर्गेनाइज एंडोग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में दोनों के दोनों टाइप के आते हैं, ऐसा कोई बायस नहीं है, पार्शियलिटी नहीं है। क्या हाथों हाइपोथैलेमस की बात करते हैं अब हम। हाइपोथैलेमस जो सबसे पहले देखते हैं, फोरब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का पोजीशन क्या है, बेसल पार्ट ऑफ डायसेफेलॉन, डायसेफेलॉन मतलब फोरब्रेन, और फोरब्रेन के बेसल पार्ट पर ही है। ऐसा सीक्वेंस हमने देख लिया। तो फोरब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और ये कंटेन करता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल न्यूक्लियाई। ठीक है। इट कंटेन्स न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हाइपोथैलेमिक हार्मोन विच आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो होते हैं रिलीजिंग और इनहिबिटरी। रिलीजिंग जो कि पिट्यूटरी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, स्टिमुलेट पिट्यूटरी सिक्रीशन, और इनको बोलते हैं जीएनआरएच, एग्जाम्पल है इसका रिलीजिंग हार्मोन का। और इनहिबिटरी का एग्जाम्पल है सोमैटोस्टैटिन विच इनहिबिट्स पिट्यूटरी सिक्रीशन। सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन मतलब स्टैटिक। ठीक है, तो इससे भी हमें याद रहेगा। अब हाइपोथैलेमस ये था, ये कनेक्टेड है पिट्यूटरी के साथ। अब ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये वाला पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट न्यूरो का रेगुलेशन में हाइपोथैलेमस के साथ। और एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस के साथ हाइपोफाइसिस पोर्टल सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 पार्ट्स हैं, एक तो पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया जो है मेरी बीच वाली वॉल है, ह्यूमस के अंदर पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टलिस के साथ सबमर्ज रहती है, तो हम इन दोनों को कलेक्टिवली एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। और जो पार्स इंटरमीडिया का हार्मोन है वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही काउंट किया जाता है। अब इंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं पार्स डिस्टालिस, बीच वाली वॉल पार्स इंटरमीडिया, और फिर जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसे हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा। तो मेन बात याद रखनी है, पार्स डिस्टालिस हम एडिनो हाइपोफाइसिस को कहते हैं, ना कि पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस को। ठीक है। कन्फ्यूजन हो सकती है ना कि पार्स डिस्टालिस मतलब पार्स इंटरमीडिया से दूर, और हमने याद कर रखा है कि पार्स इंटरमीडिया तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास रहता है, तो हम क्या समझेंगे पास डिस्टलिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि वो दूर है, पर ऐसा नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम पार्स नर्वोसा है और इंटीरियर पिट्यूटरी का नाम पार्स डिस्टलिस है। ठीक है, आगे चलते हैं। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी पे चलते हैं। पिट्यूटरी इज़ लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल सेला टर्सिका। जो हमने जो सर्जरी करते हैं पिट्यूटरी ट्यूमर की, उसके अंदर क्या करते हैं, नोस्ट्रल से अपने जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैं सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो डालकर हम सर्जरी करते हैं, ताकि इसमें ट्रॉमा मिनिमल रहे। ठीक है। तो हमने देखा था कि सेला टर्सिका को तोड़कर निकालते हैं। तो पिट्यूटरी इज़ लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल सेला टर्सिका। पिट्यूटरी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने इसमें। एंटीरियर पिट्यूटरी, बीच वाला पार्ट्स इंटरमीडिया जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, उनका नाम है कि जो पीएमटी है उसके अंदर झंडे गाड़ दो। ठीक है, फ्लैग पीएमटी, पीएमटी फ्लैग। ठीक है, पी से प्रोलैक्टिन, एम से एमएसएच। अब जो पार्स इंटरमीडिया है वो एमएसएच रिलीज़ करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये क्या करता है, पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है।
जो पिट्यूटरी है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। आगे आता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है, ये जो LH है, LH रिलीज़ करता है एंड्रोजन्स को। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन आ गया स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सा हार्मोन करता है, और दोनों ऑप्शन दे रखे हैं LH और FSH, तो उसमें आंसर जाएगा FSH। ठीक है, क्योंकि LH का काम क्या है, LH का काम है एंड्रोजन्स रिलीज़ करना, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब फर्दर टेस्टोस्टेरोन्स हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, एंजाइम की तरह एक्टिव एक्टिव एंजाइम की तरह एक्ट करके स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो इसमें LH का कोई फंक्शन नहीं है, उसके द्वारा रिलीज एंड्रोजन्स का फंक्शन है। तो जो LH है, LH सिर्फ और सिर्फ एंड्रोजन्स को रिलीज़ करने में इन्वॉल्व होता है। बट अगर बात आती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो उसके अंदर FSH और एंड्रोजन्स का नाम आया है, और NCERT की लाइन है कि FSH और एंड्रोजन्स दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया से सिर्फ एक ही हार्मोन निकलता है, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन मतलब ADH और एल्डोस्टेरॉन, दोनों का काम एक ही है। रीनल जो DCT है, उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, ताकि BP बढ़ जाए। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीजेज हार्मोन, ये सिक्रीट नहीं करता और ना ही प्रोड्यूस करता है, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस हार्मोन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हाइपोथैलेमल पोर्टल सिस्टम है, इसके अंदर अपने हार्मोन्स रिलीज करता है, जो कि फर्दर जाके एक्टिवेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में हाइपोथैलेमस की, और इसी हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई ही अपने सिक्रीशन इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं और फर्दर रिलीज़ करता है सिर्फ। ठीक है, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से गाइगेंटिज्म भी हो सकता है बच्चे में। और अगर एडल्ट की बात करी जाए तो एक्रोमेगेली हो सकता है, सीनिन खली। लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, स्टंट ग्रोथ, ड्वार्फिज्म। पीनियल ग्लैंड का याद करने का तरीका है मेला DP, तो मेला से मेलेटोनिन आ जाएगा, D से डोर्सल पार्ट ऑफ फोरब्रेन। ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सवाल में आ गया, ऑप्शन दे रखा डोर्सल साइड ऑफ डायनसिफेलॉन, तो डायनसिफेलॉन किसका पार्ट है? फोरब्रेन का पार्ट है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लिखा हुआ जाए डोर्सल पार्ट ऑफ डायनसिफेलॉन तो वो भी सही रहेगा, बट हमें याद कर रखना है डोर्सल पार्ट ऑफ फोरब्रेन। P से पीनियन ग्लैंड हो गया। अब मेलेटोनिन हमें पता जितने भी रिदमिक साइकिल्स है उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, बट ये पिगमेंटेशन भी करवाता है। ठीक है, इन दोनों का ना एंटेगनिस्टिक रोल रहता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मेलेटोनिन का। इन दोनों का ये है कि एक गोरा करता है, काला करता है। ठीक है, तो दोनों का पिगमेंटेशन में रोल है, बट इसका रोल डायरिदमिक साइकिल में भी आता है। और जितने भी साइकिल्स हैं, जैसे थर्मो रेगुलेशन हो गया, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेनेंस हो गया, रात के टाइम टेम्परेचर इतना होगा, सुबह के टाइम टेम्परेचर इतना होगा। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन में भी रोल रहता है इसका। पिगमेंटेशन की बातों कर रही रिदमिक साइकिल, मेंस्ट्रुएशन की में भी होता है, क्योंकि वो भी एक साइकिल ही है। थर्मो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट याद रखना है, और पिगमेंटेशन याद रखना है। थायराइड ग्लैंड, इसके दो लोब्स रहते हैं, हमने इसकी भी जो एनिमेशन थी वो देखी थी सर्जरी के टाइम। ठीक है, दो लोब्स रहते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, कनेक्टेड बाय इस्थमस। इस्थमस एक नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर कोई भी फॉलिकल्स या स्ट्रोमल टिश्यू नहीं होता जो कि हार्मोन रिलीज़ करे। तो इस्थमस से हमारे पास कोई हार्मोन रिलीज़ नहीं होते। अब फॉलिकल्स जो हैं थायराइड ग्लैंड के, सिंथेसाइज टू टाइप ऑफ हार्मोन। थायराइड ग्लैंड में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं एक तो, और स्ट्रोमल टिश्यू होता है। ठीक है, ये तीन टाइप के एक्चुअली में रिलीज़ करता है। टेट्राएडोथायरोनिन, जिसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं, T4 हार्मोन, और ट्राईआयोडोथायरोनिन, ठीक है, T3 हार्मोन। प्लस ये TCT भी रिलीज़ करता है, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, जो T4 हार्मोन है उसी को हम थायरोक्सिन बोलते हैं, ये चीज़ याद रखनी है हमें। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। बट मैं क्या बोलूँगा, इसे कंटिन्यू करने से पहले पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है इसकी वो भी देखी थी, सर्जरी वाला जो वीडियो थी वो देखी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, जो पैराथायरॉयड हार्मोन था, इसकी सर्जरी करके इसको निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? ताकि जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो कम हो जाए, और इस ब्लड कैल्शियम लेवल को साथ ही साथ मेजर कर लेते हैं, साथ के साथ सर्जरी करते टाइम, ताकि अगर अभी भी ब्लड कैल्शियम लेवल कम नहीं हुआ तो और निकाल दें। क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। तो इसमें लिखा हुआ है पैराथायरॉयड हार्मोन वन पेयर ईच इन टू लॉब्स ऑफ थायरॉयड एट द बैक ऑफ द साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो जो डोर्सल साइड है उस पर रहता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये PTH जो हार्मोन है उसे रिलीज़ करता है।
They secrete a peptide hormone called PTH which increases blood calcium level. ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। सो अब हमें ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि पेप्टाइड कौन सा है, वो भी बताऊंगा। हमें सिर्फ याद रख लेना कि स्टेरॉइड कौन कौन से है, बाकी सबके सब पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल्स, सो आर सर्जिकली रिमूव टू डिक्रीज द रिलीज ऑफ PTH देयर बाय ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। अब अब अगर ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है तो कैसे बढ़ा रहा होगा, बोन रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन का मतलब है डिसोल्यूशन, ठीक है। तो बोन को घोल रहा होगा तो उसका जो कैल्शियम है वो रिलीज़ कर रहा होगा ब्लड के अंदर, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस की चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कैसे बढ़ेंगे, ड्यू टू हाई सिक्रीशन ऑफ PTH, ठीक है बात। अब बोन रिजॉर्प्शन, ये जो वर्ड है ना रिजॉर्प्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा होता, बोन एब्जॉर्प्शन, तो मतलब ये समझ आ रहेगा हमें कि बोन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब बोन को घोल रहे हैं, बट बोन रिजॉर्प्शन का मतलब है कि बोन घुल रही है, ठीक है। अब इंक्रीजेज अ कैल्शियम रिजॉर्प्शन बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ जाए, और इंक्रीजेज कैल्शियम प्लस टू एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, ताकि ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाए, ठीक है। और जो ये था फंक्शन पैराथायरॉयड ग्लैंड का, अब जो थायराइड ग्लैंड है इसका फंक्शन बिल्कुल अपोजिट रहेगा, ठीक है। इसका काम पैराथायरॉयड, नाम से पता चल रहा है पैराथायरॉयड, थायराइड का उल्टा। तो ये क्या करता है, जो ब्लड था, जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल है उसे कम कर देता है। कौन करता है, इसका जो हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन। अभी इसको होल्ड पर रखते हैं, फिलहाल हम जो इसका मेन फंक्शन है थायराइड का आयोडीन से रिलेटेड वो देख लेते हैं। आयोडीन इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड, ठीक है। अगर हमें नमक बराबर मिल रहा है, आयोडाइज नमक, तो थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करेगा। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा, ताकि इसके अंदर मोर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाए एट ए टाइम, और ज़्यादा ये अपनी आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के टाइम इसमें गोइटर हो जाएगा, और डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट की वजह से क्रिटिनिज्म हो सकता है। जो बच्चे पैदा होंगे वो क्रिटिनिज्म के शिकार हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ वर्ड याद रखना है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो सकता है, जब नमक ज़्यादा खा रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। नमक ज़्यादा खाएंगे तो थायराइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि मेन काम तो ये ना, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड। जो आयोडीन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थायराइड है, ठीक है। आयोडीन ज़्यादा तो थायराइड ज़्यादा हार्मोन। अब अगर हाइपर थायरॉयडिज्म हो रहा है, थायराइड ज़्यादा मतलब आयोडीन ज़्यादा, नमक ज़्यादा खा लिया तो थायराइड का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे बढ़ सकते हैं, तो कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। कैंसर में क्या होता है, सेल्स का नंबर बढ़ जाता है तो ज़्यादा थायराइड सिक्रीट करेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हो जाएगा, जिसके अंदर BMR बढ़ जाता है। और ग्रेव्स डिजीज़, जिसके अंदर आँखें जो बाहर आ जाती हैं वो ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इस समय ये चीज़ पता चलती है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है कि जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, वो BMR रेगुलेट करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमें इसे अच्छे से याद रखना है। एक चीज़ पॉइंट हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि एक्सोथेल्मिक गोइटर इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, प्रोस्टिट्यूशन ऑफ आईबॉल्स, इंक्रीज BMR रेट एंड वेट लॉस, कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है। BMR बढ़ जाएगा, मतलब ये लगा लो कि अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है ना तो ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आंखें भी बाहर आ जाएंगी, BMR भी बढ़ जाएगा। ये देखो, थायराइड बढ़ा तो BMR बढ़ गया, थायराइड कम हुआ हार्मोन, या फिर नमक कम खाया तो BMR भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब BMR क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रन द एसेंशियल नेसेसिटी, जो नेसेसरी फंक्शन है उनको रन करने की एनर्जी। अब अगर नमक कम खा रहे हैं तो BMR कम हो जाएगा, तो जो बेसिक फंक्शन है उनको परफॉर्म करने के लिए कम एनर्जी लगेगी। तो हम तो खाना तो अपना पक्का उतना कॉन्स्टेंट ही रह रहा है ना, तो वो खाना जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा कम रिक्वायरमेंट होगी, तो बचा हुआ खाना शरीर को लगेगा और मोटापा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब वेट बढ़ रहा है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से बढ़ रहा है। हाइपरथायरॉयडिज्म है तो BMR बढ़ जाएगा, BMR बढ़ गया तो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगी नेसेसरी जो फंक्शन उनको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से खाना जो है वो कम पड़ने लग जाएगा, तो बंदा सूख जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के टाइम पे दो हमें डिजीज़ याद रखना है, गोइटर और क्रेटिनिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के टाइम पे हमें याद रखना है ग्रेव्स डिजीज़, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, या फिर कैंसर ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। अब
एक चीज़ हमें याद रखनी है कि या तो कुछ भी हो, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, दोनों के अंदर क्या हो रहा है कि जो थायराइड का साइज़ है ना वो बढ़ ही रहा है। गोइटर के अंदर भी थायराइड का साइज़ बढ़ गया, और कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड जिसके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है, कैंसर हो रहा है मतलब सेल बढ़ रहे हैं, सेल बढ़ रहे हैं, थायराइड का सिक्रीशन भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों के अंदर हो रहा है, ये लिखा भी हुआ है पॉइंट। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉमन इन ऑल द डिजीजेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म प्लस हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जितने भी डिजीज हैं थायराइड के ही, उसके अंदर सबके अंदर जो थायराइड का साइज़ है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ा हुआ ही मिलेगा हमें। आगे चलते हैं। अब ये एक पॉइंट है हमारे पास थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, ये हमने याद करने के लिए ट्रिक लगाई है, एनसीईआरटी में देखो इसे एक बार। यहाँ पर था, थायराइड ग्लैंड पढ़ लिया था हमने यहाँ से। ठीक है, तो अगले पेज पर गए थे तो यहाँ पर ट्रिक बना रखी थी, ये थायराइड ग्लैंड की है। कैसे याद रखें, बी से याद रख लो, स्टार्टिंग वर्ड बी है ना, और हमें पता है थायराइड ग्लैंड किस में इन्वॉल्व होता है, बीएमआर रेट में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको याद कैसे रखना है। भाई राहुल चीनू पड़ोसी फिर भी टाइम नहीं। ठीक है, भाई राहुल चीनू पड़ोसी फिर भी टाइम नहीं। पहले सारे के सारे जितने भी जो वर्ड्स हैं वो सबके सब सिंगल हैं, लास्ट में फिर भी टाइम नहीं अलग अलग है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, बी से तो बी एम आर हो गया, आर से आर बी सी प्रोडक्शन हो गया, सी पी एफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का मेटाबॉलिज्म हो गया, और टी से थायरोकैल्सिटोनिन जो कि कैल्शियम के लेवल को कम करता है। क्योंकि पैराथायरॉयड का काम क्या होता है, कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, थायरॉयड ग्लैंड उसका उल्टा, थायरॉयड ग्लैंड उसका उल्टा कैल्शियम लेवल को कम करता है। अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, थायरॉयड हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, बी से हो गया। दीज हार्मोन ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, आर से आरबीसी प्रोडक्शन होगा। थायरॉयड ग्लैंड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, सीपीएफ हो गया। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ वाटर, ये फर्जी पॉइंट है, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। थायरॉयड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रेट प्रोटीन हार्मोन, ये भी प्रोटीन हार्मोन ही है, कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन विच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो पैराथायरॉयड हार्मोन है, वो भी पेप्टाइड हार्मोन है। ये जो थायरॉयड हार्मोन है ये भी सारे पेप्टाइड हार्मोन ही रहते हैं, थाइमस का भी पेप्टाइड हार्मोन है। तो अभी ये मत याद रख लो, बस इतना याद रख लो कि जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो हमारे पास सिर्फ 4 है गिनती के, बाकी सबके सब प्रोटीन हार्मोन्स में आ जाएंगे। तो ये भी वही सब दे रखा है जो भी डिस्कस कर रहे थे हम। भाई राहुल चीनू पड़ोसी फिर भी टाइम नहीं। ठीक है, अब पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दस, अब पैराथायरॉयड का पॉइंट है, दस इट इज़ क्लियर दैट पीटीएच इज़ हाइपर कैल्शियमिक, क्योंकि ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है हार्मोन, एंड थायरॉयड हार्मोन इज़ हाइपोकैल्शियमिक। अब एक पॉइंट हमें यहाँ पर ये ध्यान देने वाला है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी हाइपर ग्लाइसीमिक है। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है तो मतलब ग्रोथ बढ़ाने, ग्रोथ बढ़ा रहा था, ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो उसे हम हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोलेंगे। यह भी हम जो नोट्स से अपने एलन वाले उसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, थायरॉयड हार्मोन एंड पीटीएच आर एंटागोनिस्टिक ऑफ ईच अदर, ये दोनों के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंटागोनिस्ट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि पैनक्रियास के बीटा अल्फा ग्लूकागोन और बीटा इंसुलिन रहता है। अब आता है थाइमस की बात। ठीक है, थाइमस का याद रखने की शॉर्ट फॉर्म क्या है, वास्ट। ठीक है, तो इसे याद कर लेते हैं हम। वी से वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, एस बिहाइंड द स्टर्नम। तो इसे हमें याद हो गया कि इसकी पोजीशन क्या है, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा में एंड बिहाइंड द स्टर्नम। टी से थाइमस आ जाएगा। थाइमस का काम क्या है, सिक्रीट्स पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन्स, थाइमोसिन्स रिलीज करता है। थायराइड हार्मोन T4 जो कि थायरोक्सिन होता है, T3 और थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज करता है। ठीक है, थाइमस पे आते हैं वापस। Thymosin which play major role in differentiation of T lymphocytes, T4 thymus, T4 T lymphocytes, helper T cells which provide cell mediated immunity, क्योंकि helper T cells हैं, T cells हैं तो cell mediated immunity प्रोवाइड कर देंगे। जो B lymphocytes होते हैं वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बी सेल्स का काम क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, और टी सेल्स का काम होता है उन्हें सपोर्ट करना। तो बी सेल्स एंटीबॉडी रिलीज करते हैं, इसलिए एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और किस में रिलीज करते हैं, ब्लड में, इसलिए ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो थाइमस टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन तो बढ़ाता ही है, प्लस उसका फंक्शन क्या होता है जो दोनों में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ ह्यूमोरल इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। बट अगर प्रेफरेंस देनी हो तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ही देंगे, बट अगर बोथ का ऑप्शन हो तो बोथ टिका देना। ठीक है, थाइमस इट डिजेनरेट्स इन ऑल इंडिविजुअल्स
दस देयर इम्यूनिटी इज़ लेस एंड डिक्रीजेस ऑन, बूढ़ा लोगों में इम्यूनिटी कम रहती है थायमस के डीजनरेशन की वजह से, क्योंकि ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यही कम हो गया तो टी लिम्फोसाइट्स भी कम ही प्रोड्यूस होंगे, इम्यून इम्यून जो स्ट्रेंथ होगी वो भी कम हो जाएगी इंडिविजुअल की।